एशियन गेम्स में भारत की झोली में 2 गोल्ड मेडल आए हैं। दिन की शुरुआत 10 मीटर एयर राइफल पुरुष टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने के साथ हुई, जबकि भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में दूसरा गोल्ड मेडल जीता है। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका को 19 रन से हराया। ये भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। चीन में खेले जा रहे 19वें एशियन गेम्स में इन खिलाड़ियों ने अपने प्रदर्शन से तिरंगे का मान बढ़ाया तो इनके घर वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जश्न की तस्वीरें आई हैं जयपुर से, जहां शूटर दिव्यांश पवार के पिता ने बेटे की सुनहरी कामयाबी को अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट किया। एशियन गेम्स के दूसरे दिन भारत की शुरुआत अच्छी रही और पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम इवेंट में भारत को पहला गोल्ड मेडल हासिल हुआ। इस इवेंट में भारतीय शूटर दिव्यांश पवार, ऐश्वर्य तोमर और रुद्रांश पाटिल ने शानदार प्रदर्शन किया और चीन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस शूटिंग टीम ने सोने पर निशाना साधा। भारतीय शूटिंग टीम ने एक एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है और मेरे साथ इस वक्त दिव्यांश हैं। दिव्यांश गोल्ड मेडल हासिल किया है और हम उम्मीद भी यही कर रहे थे कि शूटिंग टीम जो है जब फॉर्म में आएगी तो गोल्ड से कम कुछ उनको मंजूर नहीं होगा। जी, ये हमारे लिए भी काफ़ी प्राउड मोमेंट है और हमें यकीन था हमारी टीम के ऊपर, क्योंकि काफ़ी मेहनत करी है और हमने काफ़ी स्ट्रांग टीम है हमारी, तो हमें यकीन था कि हम गोल्ड मेडल लाएंगे और बिना लाए नहीं रुकेंगे। सो होपफुली आज गोल्ड मेडल आया भी है। मैं अपने फेडरेशन को और साई टीम, सपोर्ट स्टाफ सबको थैंक यू कहना चाहूँगा। उनके सपोर्ट के बिना हम यहाँ पे नहीं आ पाते। मेरे साथ ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य के गले में आप देख रहे हैं 2 मेडल है। पहला गोल्ड मेडल है और दूसरा, अब दिखाइए, थोड़ा सा कैमरा नजदीक लाइए और दिखाइए, ये ब्रॉन्ज है और ये है गोल्ड मेडल। काफ़ी मेहनत के बाद ऐश्वर्य को ये मेडल मिला है। लेकिन ऐश्वर्य, यहाँ हमेशा से एक चीज़ रहती है ना कि हम भारतीय हैं और जब अपना तिरंगा ऊपर जाता है और चाइना, हम यहाँ पर कम्पीट कर रहे हैं, उनका तिरंगा हमसे थोड़ा नीचे था। आपके लिए कितना प्राउड फीलिंग मोमेंट? सर, काफ़ी प्राउड मोमेंट है ये हम अपन सबके लिए कि आज हमने 10 मीटर एयर राइफल इवेंट्स में टीम में गोल्ड मेडल जीता है, जिसके साथ हमने टीम का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया यहाँ पे और इंडिविजुअल इवेंट में मैंने फाइनल्स में अपना ब्रॉन्ज मेडल जीता और काफ़ी खुशी का दिन है मेरे लिए और काफ़ी प्राउड मोमेंट है कि चाइना में आके चाइना के लोगों को ही हरा के अपन ने अपने देश का नाम रोशन करा है और गोल्ड मेडल जीता है। जबकि दूसरा गोल्ड मेडल आया क्रिकेट के मैदान से, जहां भारत ने एशियन गेम्स के विमेंस क्रिकेट इवेंट में ये गोल्ड मेडल हासिल किया। फाइनल मुकाबले में भारत ने श्रीलंका की टीम को 19 रन से हराकर ये मेडल अपने नाम किया। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 116 रन बनाए और श्रीलंका को 117 का टारगेट दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 97 रन ही बना सकी। ये भारत का एशियन गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पहला मेडल है। इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम ने किसी एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं लिया था। शेफाली, कॉमनवेल्थ का एक्सपीरियंस, सिल्वर मेडल, लेकिन यहाँ गोल्ड। हाँ, ऑफ कोर्स यही था हमारा, वो दिमाग में था कि कॉमनवेल्थ में हम नहीं अचीव कर पाए, बट ये अब यहाँ पे हमारा यही गोल था कि हम गोल्ड लाएं और सबने टीममेट्स ने एक दूसरे को बैक किया एंड आई थिंक उसकी वजह से हम जीते हैं। शेफाली, लो स्कोरिंग मैच था, थोड़ा सा शुरू में लग रहा था कि यार कम है नंबर्स, लेकिन हमने डिफेंड कर लिया। आपको लग रहा था कि ऐसा मैच होगा श्रीलंका के अगेंस्ट? देखो, किसी को हम लाइट नहीं ले सकते, क्रिकेट है एंड हम मतलब विकेट बहुत स्लो था जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, बट ये रन चेज करने के लिए इजी भी नहीं था और डिफिकल्ट भी नहीं था। अगर वो लोग और अच्छा खेलते तो वो कर सकते थे, बट हमने एक दूसरे को बस यही बोला कि अपने स्ट्रेंथ को बैक करना है बॉलिंग में, तो हमने वही किया और इसलिए हम गोल जीते। भारत इस 19वें एशियन गेम्स में अब तक 11 मेडल जीतकर मेडल टैली में 5वें पायदान पर पहुंच गया है। चीन के हांगझोउ से नितिन श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे। तो इन तमाम खिलाड़ियों के साथ 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका देने वाले इन शूटरों के घर वालों ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। मुझे आज बहुत खुशी है, एक पिता होने के नाते मैं चाहता हूँ हर देश को ऐसा पुत्र मिले। हर बाप ये चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से अच्छा अचीव करे। मुझे बहुत खुशी है और ये पूरे देश को खुशी है। बहुत ही गर्व महसूस हुआ कि हमारे बच्चे की वजह से या बच्चे ने पूरे देश का नाम रोशन कर दिया है। देश के लिए कुछ मेडल लाना, ये सबके लिए एक स्वप्नवत रहता है, ड्रीम रहता है कि हम देश के लिए कुछ करें। और आज अगर लड़के ने कुछ किया है तो हमें सभी को उनके लिए गर्व है, आनंद है।
अपना अल्टीमेट एम तो आगे है। ये सभी का अनुभव उसको समृद्ध बनाएगा। यहाँ में कुछ खामियां रह गई होगी तो उसको करेक्ट करके ओलंपिक गेम्स में अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करके देश के लिए गोल्ड मेडल कैसा मिले, इस तरह का प्रिपरेशन उसने करना चाहिए। बात गणपति उत्सव की कर लेते हैं और पहले दर्शन लालबाग चौराहा की कर लेते हैं। ये गणपति पंडाल मुंबई का सबसे अधिक लोकप्रिय सार्वजनिक गणेश मंडल है, जहां देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग गणपति के एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचते हैं। क्या खास है, क्या आम, हर कोई यहां पर बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहता है। सभी बप्पा के रंग में रंगे नजर आते हैं। इस बार भी लालबाग चौराहे के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए भारी संख्या में भक्त उमड़े और लालबाग के राजा के दरबार में अब तक 75 लाख लोग ऑलरेडी हाजिरी लगा चुके हैं। यहीं पर देखिए, अगर तो बप्पा के चरणों में अब तक 2 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा भी चढ़ चुका है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इस बार भी सर चढ़कर बोल रहा है लालबाग चौराहा का जलवा। लालबाग के राजा के दरबार में भक्तों की कतारें अब भी लंबी हैं। अपने बप्पा के प्रति प्रेम और उत्साह का आलम ये कि मानो आस्था का सैलाब उमड़ा हो। प्रेम और विश्वास की डोर थामे बड़ी संख्या में लोग लालबाग के राजा तक आ रहे हैं। कोई अपनी मनोकामना लेकर, तो कोई मन्नत पूरी होने पर आभार जताने, तो कोई बस एक झलक पा लेने के लिए। लालबाग के राजा के प्रति लोगों की आस्था ऐसी कि पिछले 7 दिनों में 75 लाख से ज्यादा श्रद्धालु लालबाग के राजा के दर्शन कर चुके हैं। लालबाग के राजा के चरणों में 2 करोड़ 79,47,000 रुपए से ज्यादा का दान दिया जा चुका है। पिछले 7 दिनों में लालबाग के राजा को 100 तोला सोना और 15,000 ग्राम चांदी अर्पित किए जा चुके हैं। बप्पा की विदाई की बेला नजदीक आ रही है। 10वें दिन गणपति का विसर्जन होगा। ऐसे में लोग लालबाग के राजा की तस्वीर को आंखों में बसा लेना चाहते हैं। कोई जी भर कर उन्हें निहार लेना चाहता है, तो कोई मोबाइल फोन के कैमरे में कैद कर रहा है, ताकि अगले साल तक उनके पास बप्पा की ये मूर्त रहे। मुंबई से पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो इस बार कैसा है लालबाग के राजा का जलवा और कैसे बप्पा के इस दिव्य रूप के दर्शनों को लेकर जन सैलाब उमड़ रहा है, बता रहे हमारे संवाददाता पारस दामा। देखिए, समग्र भारतवर्ष में लोग बप्पा के दर्शन के लिए अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। मुंबई के लालबाग के राजा पर भी लोग भारी संख्या में पहुंच रहे हैं। लोगों का भारी हुजूम यहां पर है। लोग लगातार लंबी लंबी कतारों में घंटों तक खड़े होने के बाद भगवान गणेश के पास, लालबाग के राजा के पास पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी इच्छाओं की मांग उनके समक्ष रख रहे हैं। 7 दिन में तकरीबन 75 लाख लोगों ने भगवान गणेश के दर्शन, लालबाग के राजा के दर्शन किए हैं। वहीं भगवान के प्रति प्यार भी इन भाविकों का कम नहीं हो रहा है। अपने प्यार को दर्शाने के लिए लोग यहां आके दान करते हैं। तकरीबन 2 करोड़ 80 लाख के आसपास धन जो है वो भगवान गणेश के चरणों में दान किया गया है। साथ ही साथ 100 तोला सोना 7 दिनों में भगवान पर चढ़ाया गया है। वहीं चांदी की बात करें तो 15,000 ग्राम चांदी भी भगवान गणेश के चरणों में जहां पर भक्तों द्वारा चढ़ाई गई है। लगातार लोगों का हुजूम यहां बढ़ते जा रहा है। भगवान गणेश की महिमा, लालबाग की महिमा सबसे अलग है। लोग यहां अपनी अपनी मन्नतें मांगने आते हैं और घंटों तक लंबी लंबी कतारों में यहां खड़े रहते हैं। लोग लगातार यहां पहुंच रहे हैं और लोग अपने चहेते भगवान के दर्शन के लिए लगातार घंटों भरे कतारों में खड़े रह रहे हैं। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं लालबाग के राजा से मांगी हर मन्नत पूरी होती है। 10 दिनों तक यहां बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगती हैं। तमाम सेलिब्रिटीज भी यहां पर हाजिरी लगाने के लिए पहुंचते हैं। क्या है लालबाग के राजा की कहानी और क्यों इनके दर्शनों को अद्भुत माना गया है, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, लालबाग के राजा को मन्नत के गणपति कहा जाता है। कहते हैं लालबाग के राजा से मांगी हर मुराद पूरी होती है। बिल्कुल गुंजन, कहते हैं देखिए लालबाग के राजा की कहानी 1932 की एक घटना से जुड़ी हुई है। 1932 में बप्पा से यहाँ के मछुआरों और दुकानदारों ने एक मन्नत मांगी थी। बप्पा ने दुकानदारों और मछुआरों की मन्नत पूरी की और उन्हें उनका स्थायी बाजार मिल गया। तभी से 12 सितंबर 1934 से लालबाग के राजा स्थापित किए जाने लगे। हर साल देखिए लालबाग के राजा को 20 से 25 करोड़ रुपए का चढ़ावा चढ़ता है। 10 दिनों तक लालबाग के राजा के दर्शन को भारी भीड़ उमड़ती है।
10वें दिन गिरगांव चौपाटी में लालबाग की प्रतिमा विधि विधान से विसर्जित की जाती है। लालबाग के राजा के बाद अब बात मनौती के राजा की कर ली जाए, जिनको लखनऊ में स्थापित किया गया है। मनौती के राजा के दर्शन के लिए यहां लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं और अनोखे अंदाज में गणपति से फरियाद मांग रहे हैं। देखिए लखनऊ से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मनौतियों के राजा इस खूबसूरत गणेश पंडाल में बप्पा से भक्त जो मांगते हैं वो मांग यानी मनौती पूरी होती है। ये श्रद्धालुओं का अटूट विश्वास है, इसलिए इस पंडाल का नाम ही मनौतियों के राजा है। मुंबई के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। लखनऊ में गोमती के तट पर इस भव्य पंडाल में विघ्नहर्ता अपने दिव्य रूप में विराजमान है और उनकी पूजा पूरे विधि विधान से हो रही है। एक तरफ पूजा पाठ तो दूसरी ओर एग्जाम हॉल जैसा नजारा, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर गणेश पंडाल में ये लोग कैसी परीक्षा दे रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि ये सब परीक्षा नहीं दे रहे, बल्कि बप्पा का आशीर्वाद पाने का एक विशेष तरीका है। लखनऊ में भी मनौतियों के राजा विराजमान हैं और खास बात यह है कि लखनऊ में इस पूजा की परंपरा जब शुरू हुई थी उस समय से ही एक अनूठी परंपरा यहाँ चल रही है। वो ये है कि मनौतियों के राजा के नाम लोग एक चिट्ठी लिखते हैं। इसके पीछे विघ्नहर्ता गणेश है, लेकिन चिट्ठी के पीछे क्या परंपरा है? ये परंपरा, ये पंडाल का नाम मनौतियों के राजा है। यहाँ पर हमारा विश्वास है कि हम लोग जो चिट्ठी लिखते हैं, चिट्ठी में हम लोग 108 बार ओम गणपते नमः लिखते हैं और नीचे अपनी मनोकामना लिखते हैं। यहाँ भक्त लोग चिट्ठी लिखते भी और घर के लिए भी ले जाते हैं और जो लिख के लाते हैं उसमें उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बॉक्स रखा हुआ है, बॉक्स में चिट्ठी डालते हैं। जब हम लोग गणेश जी का विसर्जन करते हैं सारी चिट्ठियाँ उन्हीं के साथ विसर्जित कर दी जाती है। भक्त यहाँ आते हैं, गणपति के दर्शन करते हैं और लिखित रूप में मनौती मांगते हैं। मान्यता है कि श्रद्धालु जो कुछ भी मांगते हैं भगवान गणेश से वो उन्हें प्राप्त होता है। हाँ, ये हम लोग का पूर्ण विश्वास है कि बप्पा पूरी करेंगे ही हम लोग की मनोकामना। पूरी हुई है हमारी, तभी हम चिट्ठी डेली लिख रहे हैं। और इस पंडाल का नाम भी इसीलिए ये पड़ा मनौतियों के राजा, कि मेरी नहीं सैकड़ों भक्तों की मनौती पूरी हुई, मन्नत उनकी जो उन्होंने मांगा बप्पा ने दिया। इसी अगाध विश्वास के चलते गणेश उत्सव के दौरान यहाँ सुबह से विघ्नहर्ता को चिट्ठी लिखने का सिलसिला शुरू हो जाता है, जो रात तक चलता रहता है। देख सकते हैं कि गणपति विघ्नहर्ता विराजमान है और जो चिट्ठी लिखने का सिलसिला है वो भी भक्तों का जारी है, क्योंकि हर दिन यहाँ पर भक्त चिट्ठी लिखते हैं और चिट्ठी को पहुँचाते हैं गणपति तक, उनका ऐसा विश्वास है। इन चिट्ठियों को गणपति विसर्जन के दिन प्रतिमा के साथ विसर्जित कर दिया जाता है, यानी बप्पा उन चिट्ठियों को अपने साथ ले जाते हैं भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए, उन्हें सदैव के लिए आशीष देने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन। सूरत में समंदर के किनारे एक गांव में भी गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। यहां का भव्य गणेश पंडाल लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। विशेष बात यह है कि इसे किसी प्रोफेशनल कलाकार ने नहीं बल्कि गांव के ही युवाओं ने बनाया है। गणेश उत्सव को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य पंडाल का निर्माण किया गया है। कई पंडाल ऐसे हैं जो लोगों को अपनी ओर खूब आकर्षित करते हैं। उन्हीं में से एक पंडाल ये है जो गुजरात के सूरत में बनाया गया है। सूरत जिले के समुद्र तट पर आया भटलाई गांव में अयोध्या के राम मंदिर की थीम पर इस गणेश पंडाल का निर्माण किया गया है। और आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि इसे किसी कलाकार ने नहीं बल्कि गांव के युवाओं ने ही आकार दिया है। इस दिव्य पंडाल को बनाने में करीब 3 महीने का समय लगा है। प्रकृति की गोद में बसे इस गांव की छटा इस आकर्षक पंडाल को लेकर और बढ़ गई है।
रात के समय रोशनी से जगमगाता ये पंडाल बेहद सुंदर दिखता है। मॉन्स्टर आर्मी ग्रुप के बनाए गए इस राम मंदिर जैसी भव्य प्रतिकृति के भीतर भगवान गणेश की मूर्ति के साथ ही भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी और राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापित की गई है। एक विशेष बात यह है कि जहां हर जगह गणेश पंडाल में पुरुष पूजा पाठ से लेकर हर तरह का जिम्मा संभालते नजर आते हैं, वहीं सूरत में समंदर किनारे बसे इस गांव के गणेश पंडाल की व्यवस्था महिलाएं ही संभाल रही हैं। आया भटलाई गांव में महिलाओं को हर कार्यक्रम में विशेष महत्व दिया जाता है और उसका पालन गणेश उत्सव में भी किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गणेशोत्सव में बप्पा की आराधना के अलावा जो सबसे खास होता है वो होती है उनकी अलग अलग भंगिमाओं वाली मूर्तियां और अलग अलग थीम पर सजे पंडाल, जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं क्योंकि इनमें छिपा होता है कोई न कोई संदेश। इस मायने से मुंबई के वाल्केश्वर इलाके में बना पंडाल कुछ खास ही है। देखिए। सीता की खोज में राम और लक्ष्मण का जंगलों में भटकना, गौतम ऋषि का उन्हें उपाय सुझाना और उनके सुझाव पर समुद्र किनारे शिवलिंग स्थापित करके राम का शिव की आराधना करना। इन चित्रों में राम कथा के इसी प्रसंग की झलकी है और राम कथा कहती ये तस्वीरें लगी हैं मुंबई के वाल्केश्वर इलाके में पिंपलेश्वर गणेश पंडाल में। कहानी सदियों पुरानी है, नया है तो ये कि राम कथा के इस प्रसंग का मुंबई के वाल्केश्वर इलाके से गहरा नाता है। वाल्केश्वर ही वो जगह है जहां सीता की खोज में भटकते भगवान राम और लक्ष्मण को गौतम ऋषि ने सीता की खोज की युक्ति बताई थी। युक्ति ये कि भगवान राम शिवलिंग स्थापित करके अपने आराध्य महादेव की आराधना करें। वाल्केश्वर के इसी महत्व को, भगवान राम से उसके इसी संबंध को समझाने और वाल्केश्वर के लोगों को गर्व का एहसास कराने के मकसद से पिंपलेश्वर गणेश पंडाल ने ये कोशिश की है। वाल्केश्वर में जंगल था, वहाँ पे गौतम ऋषि का आश्रम था। गौतम ऋषि को मिलने के बाद गौतम ऋषि ने कहा कि आप शिवलिंग पे अभिषेक किया जाए तो आपका जाने का मार्ग ज्यादा आसान हो जाएगा। फिर राम प्रभु ने शिवलिंग बनाने के लिए यहाँ की वालू के ईश्वर बनाए, इसलिए ये जगह का नाम है वालुकेश्वर। तब पुराना नाम था वालुकेश्वर, वो जैसे जनरेशन चेंज हो गया वाल्केश्वर हो गया। हम लोग बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, मेरे दादी, मेरे दादा, मेरे पापा, इन्होंने तभी से ही बोला कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं ये बहुत पवित्र स्थान है। ये बहुत कम लोगों को नसीब हुआ है यहाँ पे रहना, इसलिए अभी नॉर्मली जो भी यहाँ पे रहता है वो खुद को बहुत भाग्यवान समझता है कि हम लोग बहुत तीर्थ स्थान पे रहते हैं। यहाँ इन तस्वीरों के अलावा कुछ दूसरी तस्वीरें भी हैं जो वाल्केश्वर का इतिहास बता रही हैं। गणेशोत्सव को लेकर जब पंडाल की थीम पर विचार शुरू हुआ तो अयोध्या में बन रहा भव्य राम मंदिर जहन में आया और फिर आया राम से वाल्केश्वर का संबंध और फिर शुरू हुई तथ्यों की पड़ताल ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचाई जा सके। इसके लिए उन्होंने महीनों रिसर्च किया और तथ्य जुटाए। जब ये न्यूज 1 साल पहले आई कि प्रभु राम जी का मंदिर बन रहा है, तब से हम लोग ने इसके पीछे एक काम शुरू किया, इसका रिसर्च चालू किया कि प्रभु राम यहाँ आए, बचपन से सुनते आ रहे सब लोग, बट उसके पीछे की जो घटना थी वो काफी 2 तरह से सुनने में आ रही थी। तो उसके पीछे काफी किताबें पढ़ी गई, आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट से मिलना चालू हुआ, खाकी टूर है उनके जो हेड है भरत डोस, उनसे मिले और जितने भी इन्फॉर्मेशन निकलते गई उससे कुछ अलग इन्फॉर्मेशन सब हमने पहली बार देखी है। पिंपलेश्वर गणेश मंडल हर साल गणेशोत्सव भगवान शिव के इसी पिंपलेश्वर मंदिर में मनाता है। यहीं गणपति की प्रतिमा विराजती है। इस बार भी गणपति का दरबार इसी पिंपलेश्वर महादेव मंदिर में सजा है, बस उसे रूप दिया गया है जंगल का। वाल्केश्वर के जंगल जहां कभी श्री राम माता सीता की खोज में भटके थे। पहले वालुकेश्वर जाना जाता था, अब वाल्केश्वर इस इलाके को कहा जाता है। यहाँ की मान्यता ये भी है कि यहाँ पर भगवान जी रहे और उसके बाद जो शिवलिंग है उनकी पूजा की और उसके बाद राम और लक्ष्मण दोनों आगे बढ़े। ऐसे ही सजावट यहाँ पर हर साल की जाती है। इस साल भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण साल है जहाँ पर राम मंदिर बनकर तैयार होगा और उसी की झलक जो है हमें यहाँ पर इस मंडल में दिख रही है। कैमरामैन साहिल चौहान के साथ पारस दामा,
गुड न्यूज टुडे। उम्मीद करते हैं सुबह सुबह खबरों का मॉर्निंग डोज आपको मिला होगा। बिल्कुल, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के साथ यूं ही जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।